हेलो गाइस, कंप्लीट मैराथन में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्या कंप्लीट करेंगे? सोचो 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 सोचो। हिस्ट्री नहीं कर रहे अभी हम करने वाले हैं चैप्टर्स। देख के समझ में आ ही गया होगा तुम सभी को। सिविक्स कंप्लीट 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 5 चैप्टर आ भी रहे हैं। डोंट बी से कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। 5 चैप्टर आ रहे हैं। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है ये हम समझेंगे इन दोनों कंट्री के एग्जाम्पल से। एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। तो फैक्ट ऑफ, पहले हम चलेंगे बेल्जियम के ऊपर। तो बेल्जियम जो है ना, यूरोप का एक कॉन्टिनेंट है। इसकी कैपिटल ब्रुसेल है। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए सारे चैप्टर, तुम्हें रटे हुए होने चाहिए पहले पहले चैप्टर। फिर भी एक बार पढ़ लो। बॉर्डर्स नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड इन सभी के साथ शेयर करती है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप मैप में। ठीक है, अब इधर आया था इनकी डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन पर। देखो, जो डच, यहाँ पर दो तरीके के बोलने वाले लोग रहते हैं, डच स्पीकिंग एंड फ्रांच स्पीकिंग। डच बोलने वाले और फ्रांच बोलने वाले। डच बोलने वाले लोग जो हैं, ओवरऑल देखा जाए पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं 59, और फ्रांच बोलने वाले सबसे कम है 40। ठीक है, और जो डच बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं फ्लैमिश रीजन में, और जो फ्रांच बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं वलोनियन रीजन में। ठीक है, अब यही बात उल्टी पड़ जाती है ब्रुसेल में। ब्रुसेल में जो होते हैं ना, वो फ्रांच बोलने वाले 80% होते हैं, डच बोलने वाले 20। ब्रुसेल क्या है, कैपिटल में। ठीक है, और 1% जर्मनी बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अब बन जाती है, आ जाओ पहले हम समझेंगे कि श्रीलंका के बारे में बाद में समझेंगे। पहले हम पूरा वो खत्म, बेल्जियम ख़त्म कर लें। ऐसे पहले क्या बनेगा, स्टेटस बना रहेगा ना, कुछ बना रहेगा। एक मिनट रुको ज़रा। और कुछ नहीं है बेल्जियम के बारे में? कहाँ चला गया? अरे बेल्जियम, बेल्जियम कहाँ चला गया बेल्जियम? उसके बाद क्या कहते हैं ना, इनके बीच में बढ़ जाती है तो टेंशन। फ्रांस बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोग के बीच में क्या हो जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। इन दोनों के बीच में वर्सेस स्टार्ट हो जाता है कि भाई फ्रांस वाले लोग सोचते हैं कि भाई डच लोग अमीर नहीं हैं, डच लोग अमीर नहीं हैं, पता है डच लोग ज़्यादा हैं तो सरकार उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, फ्रांस वालों पर कम ध्यान दे रही है, उनके लिए ज़्यादा काम कर रही है, हमारे लिए कम काम कर रही है। डच वाले कह रहे हैं फ्रांस वाले अमीर है तो फ्रांस के लिए ज़्यादा काम हो रहा है, हमारे लिए नहीं हो रहा। तो इनमें क्या हो जाता है कि भैया बढ़ जाती है, इनके बीच में फसाद पड़ जाती है। अब गवर्नमेंट 4 चेंजेस करती है। आओ समझते क्या क्या चेंज करती है, अपनी पावर को डिवाइड करती है। सबसे पहले वो करती है इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वली मेंबर को डिवाइड कर देती है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 मेंबर किसके होंगे, फ्रांस बोलने वाले लोगों के, और 50 होंगे डच बोलने वाले लोगों के। इक्वल मिनिस्टर कर देती है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल हो जाते हैं, इक्वल। सेकंड काम क्या करती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। पहले क्या होता था ना कि स्टेट गवर्नमेंट नाम के लिए होती थी, उसके पास पावर नहीं होती थी खुद की, है ना। तो अब क्या करती है, ये जो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी पावर दे देती है। पावर नहीं हो देती मतलब क्या है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट जो भी करेगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है। अब आते हैं ना बेल्जियम के ऊपर। अब और समझिए, जब ब्रुसेल के ऊपर आते हैं, ब्रुसेल जो हमारी कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पर कहानी और ही उल्टी पड़ी है। कम लोग हैं, डच इस फ्रेंच से ज़्यादा हैं तो डच सोच रहे हैं कि फ्रेंच से ज़्यादा है तो इन्हें ज़्यादा वो मिल रहा है, तो कहानी अलग पड़ रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर देती है। ठीक है, ब्रुसेल में जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कर देती है, पीपल कर देती है। अब आते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी गई जो कि हमारे कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेगी, ताकि नए नए जो मतलब जो भी बेल्जियम वगैरह के जिनके भी मन में जो भी ख्याल आ रहा है उनको गवर्नमेंट सॉल्व कर दे खटाक से। ठीक है, यहीं पे अभी रुको ज़रा। अब हम समझेंगे श्रीलंका का केस। ये है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका एक नेशन है, हमें पता है, मतलब आइलैंड नेशन है, सबको पता है। ठीक है,
इसके आसपास तमिलनाडु इंडिया का कॉस्ट पड़ता है, साउथर्न कोस्ट, ये भी पता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 में सिंघाला थी। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो कि 1948 में इंडिपेंडेंट हुई थी। अब इसकी डिवीज़न का बात कर लेते हैं। सिंघाला बोलने वाले यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 74%। तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं 80%। यहाँ पर 2 तरीके के तमिल है, श्रीलंकन तमिल, ठीक है, श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका में रहते थे, इंडियन तमिल जो इंडिया से श्रीलंका आए थे फार्मिंग के टाइम, ठीक है, फार्मिंग के लिए, टाइम नहीं, फार्मिंग के लिए, ठीक है। ये लैंग्वेज वो देखो, जो हमारे सिंघाला बोलते थे वो थे बुद्धिस्ट लोग, जो तमिल बोलते थे वो थे हिंदूज़ लोग, और 7% थे क्रिश्चियनिटी लोग, जो क्रिश्चियनिटी धर्म को बिलोंग करते थे। वो सिंघाला भी थे और तमिल भी थे। अब आते हैं आगे, क्या होने लगा भैया? लड़ाई हो गई। इसमें क्यों हुआ? मेजॉरिटीनिज़म फैल गया। मेजॉरिटीनिज़म क्या होता है? एक ऐसी भावना जिसमें गवर्नमेंट जो होती है ना हमारी, वो सिर्फ मेजॉरिटी लोगों को साथ देती है, मेजॉरिटी लोगों को ही साथ देती है और किसी का साथ नहीं देती। ऐसी भावना को हम बोलते हैं मेजॉरिटीनिज़म। जो मेजॉरिटी, जो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा पीपल्स है, उनकी बातों को सुनता है, ठीक है। अब देखो, मेजॉरिटी जो थी हमारे पे वो थी सिंघाला कम्युनिटी। तो उन्होंने क्या करा ना, गवर्नमेंट ने क्या करा, सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना डाला, श्रीलंका के गवर्नमेंट ने। चलो ठीक है। और क्या करा, उन्होंने वो प्रमोट करने लगे बुद्धिज़्म को, प्रमोट बुद्धिज़्म को प्रमोट करने लगे, डिमांड करने लगे, प्रमोट आगे बढ़ाने लगे धर्म को इनके, ठीक है। अब आता है आगे, और क्या करा, अगर मान लो तुम्हें एक जॉब चाहिए, पर अगर तुम तमिल हो और दूसरी तरफ सिंघाला है ना, 2 तरीके के लोग हैं, ठीक है, पर तुम दोनों मतलब तमिल के अंदर ज़्यादा खूबियाँ हैं और सिंघाला के अंदर नहीं है, फिर भी सिंघाला को ही चुना जाएगा जॉब देने के लिए। ये वाली चीज़ होने लग गई कि भैया अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कोई भी हो ना, स्किल दिखेगी ना, भराना ढिमकाना, सिंघाला इज़ द विन, ये देखा जाएगा बस। सिंघाला कौन है? श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज सजेशन ऑफ। अब देखो, जो हमारे श्रीलंका वो तमिल्स थे, अब उन्होंने भी चीज़ें स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा हमें भी जॉब चाहिए, हमारे भी रीजन को ऑथराइज करो, हमारे लिए भी इक्वालिटी चाहिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। ये सब की डिमांड उठने लगी तमिल्स की तरफ से। तमिल्स डिमांड करने लगे अपने लिए सारी चीज़ों के लिए। तमिल इलम की डिमांड उठ गई। तमिल इलम मतलब है ना, तो डिमांड उठने लगी कि तमिल इलम मतलब कि हमें चाहिए एक सेपरेट स्टेट, हम तमिल्स को चाहिए एक सेपरेट स्टेट जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी बातें चले। पर ये बात नहीं मानी गई और हो गई सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब जब एक कंट्री के अंदर 2 कम्युनिटी आपस में लड़ाई करते हैं, भिड़ते हैं, मार डालने की, एक दूसरे को मारने तक उतर आते हैं, मार डालने तक उतर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिविल वॉर कब हुई थी? 23 जुलाई 1989 को से मार्च तक चली थी। क्या इफेक्ट हुआ? बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, फैमिलीज़ को अपना घर छोड़ना पड़ा, कई फैमिली को बाहर से फोर्सफुली निकाल दिया गया, ये सब हो गया। तो इससे हमें पता चला पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। जो हमारा बेल्जियम है उसने पावर को शेयर करा, तो उसकी यहाँ पर सिविल वॉर नहीं हुई, वो अभी भी किंग है, ठीक है। पर श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं करा, इस वजह से उसकी सारी इकोनॉमिक डीप हो गई, सब कुछ निकल गया, पानी की तरह बह गया, ठीक है। अब आते हैं कि भैया पावर शेयरिंग करते हैं किन किन के बीच में होती है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव होती है जो कि लॉ को लिखती है, बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करती है, लोगों पे इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जुडिशरी जो कि जस्टिस करती है, अगर किसी ने लॉ नहीं दिखाया अच्छे से कि हाँ भाई तुम लॉ नहीं, मतलब तुमने लॉ, मतलब किसी ने भी लॉ को फॉलो नहीं करा, तो ठीक है। लॉ कौन लिखता है? लेजिस्लेटिव, उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो उसको सज़ा कौन देता है? जुडिशरी। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ
allow the different organs of the government placed at the same level exercising different power। डिफरेंट ऑर्गन को हम सेम जगह रखते हैं ताकि वो अपनी पावर को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फेडरल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग पर। फेडरल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग पे आ जाते हैं, जिसके अंदर हम पावर को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और मतलब इक्वली डिवाइड नहीं करते, पर हम पावर को डिवाइड कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कई बार लोकल गवर्नमेंट में भी हो जाती है पावर डिवाइड। ठीक है, अब आते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन डिफरेंट लेवल लाइक सेंट्रल, लोकल एंड स्टेट। ठीक है, अब आ जाते हैं पावर शेयरिंग। हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में हम पावर शेयरिंग की अलग पावर शेयर कर लेते हैं, जैसे कि रीजनल ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप के नीचे। ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी का फेयर ही नहीं रहता, बाहर में जाओ मेजॉरिटी के में। ठीक है, या फिर हम इनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देते हैं। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ गिविंग वॉइस ऑफ द, जो हमारे कम से कम लोअर्टी वाले ग्रुप है, जो कि किसी पे दलित लोग होते हैं वगैरह वगैरह लोग, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, उनको भी क्या मिलती है, पावर मिल जाती है सोसाइटी में बोलने की। ठीक है, टोटल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर कर देना। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लाइक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और लेगा, पर ये जो सिटी होगी क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी मतलब क्या कहते हैं, इंडिया में सेंट्रल कोई और है, मान लो ये पार्टी विन कर गई सेंट्रल, पर दिल्ली में कौन इलेक्शन लड़ेगा, दिल्ली में कौन बनेगा ये देखा जाएगा। इन तीनों में से, इन चारों में से दिल्ली पे कौन कब्जा करेगा ये देखा जाएगा। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इंटरेस्टेड ग्रुप। डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप गवर्नमेंट के पास है कि वो वही अलग अलग जगह पर पावर शेयर कर सकती है। बस ख़त्म यहीं पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था एक फेडरलिज्म, जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं 2 से 1 से मोर देन 1 लेवल पर। एक मिनट को मोर देन 1 लेवल पर। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फेडरलिज्म है। एक होती है हमारी सेंट्रल अथॉरिटी और बाकी कॉन्स्टिट्यूट होती है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कहीं पर लोकल गवर्नमेंट भी होती है लाइक इंडिया। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि भैया पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखो भाई, डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव सेम। देखो डिफरेंट ईयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, सबका अलग अलग एरिया होता है, ज्यूरिडिक्शन होता है कि इस एरिया पे काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इस एरिया पे काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एरिया पे काम करेगी, इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम और अच्छे से मतलब फंडामेंटल, एक तो गवर्नमेंट के बीच में फंडामेंटल्स प्रिविज़न बढ़ते हैं, ऊपर से हम लोगों की बातें गवर्नमेंट में पहुँच पाती हैं। ठीक है, हम लोगों की बातें गवर्नमेंट तक पहुँच पाती हैं। कोर्ट के पास पावर होती है गवर्नमेंट को भी देखने की, है ना। गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्लियर होता है कि वैसे कितने पैसे मिलेंगे, उसे कितने के पैसे मिलेंगे। ठीक है, किसी कोई भी मतलब रीजनल डाइवर्सिटी हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। मोर देन 1 से 2 लेवल होते हैं इसके। आ जाओ, 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जिसमें मोर देन 2 लेवल्स होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट पर हक नहीं जमा सकती। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो कुछ भी पूछती है तो, लाइक इंडिया, जर्मनी एंड कनाडा। CIC या ICC, ठीक है, याद कर लो, ICG। ठीक है। अब क्या होता है, यूनिटी गवर्नमेंट में सिर्फ 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, सिर्फ सेंटर होती है, या फिर अगर दूसरी होती भी है तो उसके पास पावर नहीं होती। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसने ये क्यों करा, वो हगने क्यों गई, इस तरीके के। ठीक है, फेडरलिज्म में होता है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, 2 तरीके की। ठीक है, कमिंग टुगेदर, आओ मिलो सिलो सालो, कमिंग टुगेदर। ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे देश आके मिल जाते हैं और एक बड़ा सा देश बना लेते हैं, लाइक USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और होता है होल्डिंग टुगेदर, हम क्या करते हैं अपनी पावर डिवाइड कर देते हैं, एक दूसरे में बांट देते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम साथ हैं वाला सीन करते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या है, इंडिया और स्पेन। अब आते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो यूनिटरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनिटरी लिस्ट में होते हैं 97 सब्जेक्ट्स हैं 100 में से। ठीक है, लाइक फॉरेन अफेयर, बैंकिंग वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, करेंसी वगैरह के जो भी इशू होते हैं वो यूनिटरी लिस्ट के अंदर आते हैं, जो कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं इट इज़ मतलब जो भी स्टेट लेवल की प्रॉब्लम होते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कमर्शियल, वार्मिंग वाले, और लोकल गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सब स्टेट लिस्ट में आती हैं। इसके अंदर 66 सब्जेक्ट हैं। अब आते हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट, जो सब्जेक्ट ना ही स्टेट में आ सकते हैं और ना ही सेंट्रल में आ सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। लाइक मैरिज, अफेयर, जिन पर दोनों यूनियन और स्टेट मिल के फैसला लेती हैं। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया तुम्हें, यूनियन लिस्ट वगैरह। एक तरीके की लिस्ट और होती है जिसे हम बोलते हैं रेसिडेंशियली सब्जेक्ट, जो कि हमारी आज़ादी के बाद आए, जो कि हमारी आज़ादी के बाद सब्जेक्ट्स आए। लाइक जम्मू कश्मीर का हो गया है ना, लाइक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये हमारी आज़ादी के बाद आए। तो ये सब किसके आएंगे, रेसिडेंशियली सब्जेक्ट में आएंगे, जिसके ऊपर किसका हक होता है। ऑब्वियस सी बात है किसका हक होगा, सेंट्रल का ज़्यादा हक होगा ना। अब आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पे। देखो, हमारी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये सबको पता चल गई है ना। हमारी मदर टंग हिंदी है बेशक, पर वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी, है ना। 21 लैंग्वेज और हैं जो हमने ऑफिशियल रख रखी हैं। ठीक है, इंग्लिश भी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में है। एक बार हमने इंग्लिश को हटा दिया था ऑफिशियल लैंग्वेज से, तो तमिल लोगों ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया था, जो कि हिंदी नहीं बोलते थे, उन्होंने डिमांड करी थी इंग्लिश की। इस वजह से हमें दोबारा इंग्लिश रखनी पड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज में। ठीक है, ये सब बताया गया है। हमने लैंग्विस्टिक स्टेट भी बनाए हैं, लैंग्विस्टिक स्टेट होते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बनाना, लैंग्वेज के बेसिस पर। लाइक गुजराती के लिए गुजरात, हरियाणवी के लिए हरियाणा, इस तरीके से। ठीक है, आते हैं पंचायती राज का सिस्टम के ऊपर। ये हमारी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, लोकल बॉडी का सिस्टम है। इसके अंदर हम सीट रिजर्व करके रखते हैं फॉर स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, ऑथर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के लिए। ठीक है, इसमें हम 1/3 सीट जो होती है वुमेन के लिए भी रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि वुमेन हमारी पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, देखो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर रेवेन्यू टू लोकल गवर्नमेंट। और ये होता है कि भैया पंचायती राज वगैरह को कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू देना पड़ता है, पंचायती वगैरह गवर्नमेंट को। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग हमने पढ़ी है। ठीक है, पढ़ी थी ना, बता दो यार, पढ़ी थी। एक होती है हमारी जो लॉ बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ लॉ किससे बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बनते हैं प्रेसिडेंसी के थ्रू, जो कि होती है हमारी लेजिस्लेचर। एक होती है एग्जीक्यूटिव, जो कि फोर्स करती है, लॉ लगाती है इन सभी के ऊपर कि भाई अगर तुम प्रधानमंत्री के बेटे भी हो तब भी तुम्हें हेलमेट पहनना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो होता नहीं है आजकल, ऐसी अलग बात है, प्रधानमंत्री की तो अलग ही बात ही होती है, उनके बेटों की भी अलग ही बात। हाँ, और जुडिशरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम क्या लगाते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको सज़ा कौन देगी, जुडिशरी। डिसेंट्रलाइजेशन होता है, हमारे पास मोर लेवल है गवर्नमेंट के, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जब हम लोग वो क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पावर देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992 में लिया गया था। रूरल गवर्नमेंट, लाइक पंचायती नाम रखा गया था इनका, है ना। इनके मेंबर्स भी थे जिन्हें हम पंच बोलते थे या फिर सरपंच बोलते थे। इनके प्रेसिडेंट को, मेंबर्स को हम पंच बोलते थे और प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते थे। ठीक है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, हमारे अडल्ट पॉपुलेशन से इलेक्ट करे जाते थे डायरेक्ट।
फिर हमने डिस्ट्रिक्ट वगैरह बनाई, जिला परिषद वगैरह बनाई कि हमें इनके ऊपर भी कोई रखना चाहिए, इनके ऊपर नज़र रखने के लिए। अर्बन एरिया में भी हमने कुछ बॉडीज़ बनाई, ठीक है, लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गई, ये सब बॉडीज़ हमने किसमें बनाई, वर्टिकल सिस्टम। देख लो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि नेशनल पे होती है, स्टेट गवर्नमेंट और बाद में लोकल गवर्नमेंट, जिसमें ग्राम पंचायत आ जाती है, पंचायती राज समिति, जिला परिषद भी सब आ जाते हैं। ग्राम पंचायत जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं, ये एक लोकल गवर्नमेंट होती है ना। ग्राम पंचायत में कुछ ग्रुप्स ऑफ ईच विलेजेस के ग्रुप मिलके बातें करते हैं, इनके हेड को, इनके मेंबर्स को हम पंच और हेड को सरपंच बोलते हैं, ठीक है। यही सब हैं, ये डायरेक्टली चुने जाते हैं एनुअल बजट के लिए। सरपंच मतलब ग्राम सभा एक मीटिंग होती है इनके बीच ना, ग्राम पंचायत के बीचों में एक मीटिंग होती है, इसका नाम होता है ग्राम सभा, जिसमें सब लोग बैठ के एनुअल बजट डिसाइड करते हैं, भाई इस साल तुमने क्या करा, इस साल तुमने क्या करा, इस साल तुमने क्या करा, बता दो आज हमें, है ना। एक होता है पंचायत समिति जो कि इन सब के ऊपर का हेड होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, ठीक है, जिसको हम ब्लॉक या मंडल समिति भी बोलते हैं। इसके मेंबर्स कुछ पंचायती मेंबर्स में से ही होते हैं, पंचायती मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट करे जाते हैं। जिला परिषद जो कि एक ज़िले में काम करती है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट तरीके से बोल सकते हैं, है ना। ये भी मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ जिला परिषद इलेक्टेड होते हैं अडल्ट जनता से, या फिर एमएलए भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं इन्हें। इनके चेयरमैन या फिर पॉलिटिकल हेड को जिला, इधर आ जाओ। अब आते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि लोकल एरियाज़ पे काम नहीं करती, अर्बन एरियाज़ पे काम करती हैं, अर्बन एरियाज़ पे काम करती हैं। अर्बन एरिया के लिए तो कोई चाहिए था हमें, तो वो बिग सिटीज़ होती थी, इसलिए हमने इनके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया। ऑफ कोर्स मन कर रहा था हमारा। इनके ऑफिसर को हम बोलते हैं मायर। यहीं पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टी। मुझे पता है जनरल जनरल कहाँ से आना चाहिए, वो भी मैंने आगे डाल रखा है, टेंशन मत लो तुम। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ग्रुप ऑफ अ पीपल विल कमिंग टुगेदर एंड होल्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो आते हैं इलेक्शन कंसिस्ट कराते हैं और पावर को होल्ड करते हैं, वो होती है पॉलिटिकल पार्टी, अगर जीत गए तो, ठीक है। सम टर्म्स को समझ लेते हैं। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जो पार्टी जीत जाती है, जो पार्टी गवर्नमेंट चलाती है, उसको हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जो कि हमारे अपोजिट में खड़ी होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। या फिर हम बोल सकते हैं जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं पर जो पार्टी रन करा रही है गवर्नमेंट को उससे थोड़े कम मिले हैं, उसे हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। और होता है अलायंस। अलायंस क्या होता है, जब सभी पार्टी को कम वोट मिले हैं तब कुछ पार्टीज़ आती हैं जिन्हें हल्के फुल्के ज़्यादा वोट मिले होते हैं, वो मिलकर अलायंस बनाती हैं, जिसे बोलते हैं गठबंधन की सरकार। इसके अंदर बहुत रहता है मतभेद, किसी एक कोई एक नाराज़ हुआ वो हाथ पीछे खींचेगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, बस खत्म बात। टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जहाँ पर एक ही पार्टी होती है, वही कंट्रोल करती है, वही रन करती है, लाइक चाइना। टू पार्टी सिस्टम होती दो पार्टी हैं, है ना, दो पार्टी होती है, एक पोजिशन में चल जाती है, एक पोजिशन में नहीं जाती, घूम फिर के क्या है दोनों ही, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होंगे, ठीक है। एक तरीके से मल्टीपल पार्टी सिस्टम, यहाँ पर इनके पास क्या है, चूज़ है कि इसे चूज़ कर सकते हैं, उसे चूज़ कर सकते हैं, तो ये किसमें, इंडिया में है। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये तो एक तो इलेक्शन कराती हैं, प्रोग्राम बनाती हैं, लॉ बनाती हैं, गवर्नमेंट को रन करती हैं, अपोजिशन तक का रोल प्ले करती हैं, मूवमेंट निकालती हैं, वेलफेयर स्कीम्स निकालती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप से ना, पब्लिक की ओपिनियन लेती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो एग्जिस्ट करने के लिए डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने चाहिए, हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टी होनी चाहिए। ये सब डिपेंड करता है कि हमारी सोशल डाइवर्सिटी कितनी है, हमारे में रिलीजन कितने तरीके के हैं, डिपेंड करता है हमारी हिस्ट्री और पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम कैसा रहा है। हम ऐसी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन एक साथ बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 3 कंपोनेंट होते हैं, याद कर लो, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर, द फॉलोवर।
लीडर जो खड़ा है मेन, जैसे कि बीजेपी की बात करें तो मोदी जी, ठीक है। एक्टिव मेंबर जो मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो, ठीक है। फॉलोवर्स, हम लोग जो है ना वोट दे रहे हैं, हम इनके फॉलोवर्स हुए। वाह, मोदी जी के फॉलोवर्स, ठीक है, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ भी हम जिसे बोलते हैं। देखो, नेशनल पार्टीज़ हमारे पास, हमें नेशनलिटी चाहिए होती है, उसके लिए नेशनल पार्टी के लिए हमें मतलब एग्रीमेंट वगैरह करने पड़ते हैं कुछ, ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टी में। स्टेट पार्टी पे भी हमें कुछ करना पड़ता है, एग्रीमेंट वगैरह, है ना। अब वो रीजनल पार्टीज़ भी कहलाती हैं, जो कि स्टेट लेवल पर खड़ी होती हैं, ठीक है। अब इनके पीछे डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं। देखो, जो हमारी नेशनल पार्टी होती है ना, ये फेडरल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। बाद में इन्हें अपने आप को डिवाइड करना पड़ता है ना, तो ये लोकल लेवल पर कौन रहेगा, स्टेट लेवल पर कौन रहेगा पार्टीज़ में, ठीक है। जिस पर 6% वोट हो वो लोकसभा में इलेक्टेड हो जाती है, ठीक है। 6% वोट टोटल लोकसभा से मिलने चाहिए और इलेक्ट होनी चाहिए वो 4 स्टेट में अगर वो इलेक्ट करी गई है और 6% वोट उसके पास हैं लोकसभा के, तब वो बन जाती है नेशनल पार्टी। और 4 सीट इन लोकसभा वो कंट्रोल कर लेती है। तो स्टेट के लिए क्या है, वही है भाई, ये भी एक फेडरल यूनिट होती है ओनली, ये सिर्फ वन फेडरल यूनिट होती है, फ्यू होती है इसकी। हमारे जो है नेशनल पार्टीज़ के तो बहुत सारे होंगे भाई, इधर उधर उधर उधर, पर इसकी सिर्फ एक, कुछ होती हैं, फ्यू होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, कुछ होती है, सिर्फ लोकल लेवल पर होती है, ठीक है। द पार्टी सोर्सेज 6% वोट चाहिए टोटल, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, ठीक है। 2 सीट चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको विन करने के लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सिंबल है हैंड, ठीक है, ये हमारी ओल्डेस्ट पार्टी है, ठीक है। ये यूपीए की लीडर भी है, करंट अपोजिशन पार्टी भी है लोकसभा के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जितने भाई बारी, ठीक है, ये लोग के वेलफेयर माइनॉरिटी के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसका है कमल का फूल खिला है, भारतीय जनता पार्टी को विजय जीता है। ये फाउंड हुई थी 1980s में, ठीक है। ये हमारे कल्चर को देखती है, ये बिलीव करती है कल्चर नेशनलिज्म में, यूनिफॉर्मली सिविल कोड ऑफ द पीपल, इसकी एक रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी भी है, मतलब सेंटर में एनडीए नाम से, अलायंस बोलते हैं इसे हम एक तरीके से। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो कि फॉर्म हुई थी 1984 में, जिसका साइन है हाथी, ठीक है। ये आदिवासी लोग, ओबीसीज, एसटी लोगों के ऊपर फोकस करती है, ये बिलीव करती है महात्मा पुणे जैसे लोगों के ऊपर, BR अम्बेडकर जैसे लोगों की माइथोलॉजी के ऊपर बिलीव करती है ये। अब आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPA, फॉर्म्ड इन 1925। ये बिलीव करती है लैलन, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक जैसी चीज़ों पर, ठीक है, इन सब के ऊपर ये बिलीव करती है। ये प्रमोट करती है फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को। अब आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, फॉर्म्ड इन 1964 में हुई थी, सपोर्ट सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक जस्टिस को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक चीज़ों को सपोर्ट करती है इंडिया में, ठीक है। आते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि फॉर्म हुई थी 1988 में, जिसका फूल जैसा कुछ ऐसा सिंबल है, ठीक है। रिकग्नाइज द नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी ये बनी थी 2016 में, ये बिलीव करती है सेक्युलरिज्म में, फेडरलिज्म में। इसको वेस्ट बंगाल में पावर मिली थी इन 2011 में, ठीक है। ऑल्सो ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा जैसी जगहों पर भी है। अब आते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का फॉर्म्ड इन 1999 में, ठीक है। आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी बहुत सारे टुकड़ों में, ठीक है, हम सबको पता है। ये इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, इन सब के ऊपर काम करती है। नेशनल पीपल पार्टी, जो कि फॉर्म्ड हुई थी 2012 में,
जिसमें ये 7 जून 2019 में हुई थी। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की थी ये। मेघालय जैसे स्टेट में भी है ये अभी भी। देखो रीजनल पार्टीज़ ये रही, जम्मू कश्मीर में कौन सी वगैरह में कौन सी है, देख लेना एक बार। इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम, देख लेना एक बार, है ना। सम फैक्ट्स। फर्स्ट जनरल इलेक्शन होल्ड इन इंडिया 1951, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। WC बंजीर बोलता फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन थे, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सत्यमेव प्रकाश मुखर्जी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन पर्सन ऑफ बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, BJP, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के थे, ठीक है, सॉरी बहुजन निकल गया गलती से। कशिश राम वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बहुजन समाज पार्टी, एंटी डिफेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस ऑफ पार्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ जाता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, हमारे पास डेमोक्रेसी की लैक इंटरनल, बहुत सारे दंगे फसाद होती हैं। इंटरनल बहुत सारे घपले होते हैं। ग्रो इन्फ्लुएंस मनी पावर बहुत है, किसी कोई अपनी मनी की दौलत दिखाता है, कोई नहीं दिखाता यार। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, कोई कोई गलत चीज़ें चुन लेता है, जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हाउ कैन पार्टी रिफॉर्म रिसेंट इफेक्ट, हमने क्या क्या करा है। एंटी डिफेंस लॉ बनाए हैं, पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं हमने। IT जैसी चीज़ों को अपनाया है, लोग लिख के डालते थे तो घपले हो जाते थे ना, तो IT जैसी चीज़ उसको अपनाया हमने। फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रिजर्व कर रखे हमने सीटें वुमेंस के लिए। डिल्ड एंड टेक केयर। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, अनदर वेरी स्मॉल चैप्टर, सबसे कम इम्पॉर्टेंट। व्हाट आर डेमोक्रेसी ऑफ, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या है। असिस डेमोक्रेसी का आउटकम देखो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर हमसे सिर्फ सवाल पूछे गए हैं कि ये सवाल हो रहे हैं या नहीं, यहाँ पे बताएंगे हम। गवर्नमेंट को ये सब असेस करना है। आउटकम क्या क्या निकलने चाहिए हमारे गवर्नमेंट के, देखो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग होनी चाहिए, प्रमोटिंग इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के आउटकम में, ठीक है। अब इधर आ जाता है, पहले तो प्रमोट करते इक्वालिटी, बिल्कुल सही डेमोक्रेसी हमारी। इन्हेंस डिग्निटी करती है इंडिविजुअल्स के बीच में, बिल्कुल सही। इम्प्रूव क्वालिटी डिसीजन, हम सबसे पूछ के लेती है, हाँ जी पूछ लेती है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनसे भी रिजॉल्व करती है, करेक्ट करती है अपने मिस्टेक को जो हो जाते हैं उनसे। आ जाता है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए, सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। आंसरेबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल, जो भी वो काम लेती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए वो गवर्नमेंट। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो भी डिसीजन बना रही है, जो भी डिसीजन ले रही है वो फ्री एंड फेयर हो, ये सबका ध्यान रखे गवर्नमेंट। यहाँ पर देखो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा डेमोक्रेसी अच्छी है, डिक्टेटरशिप अच्छी है, फिर कोई दूसरी चीज़ अच्छी है। बांग्लादेश में 69% लोगों ने कहा डेमोक्रेसी इज़ गुड, पर 6% लोगों ने कहा 6 लोगों ने कहा कि डिक्टेटरशिप इज़ गुड, 25 ने कहा कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। इंडिया में 70%, 921। नेपाल में भी कुछ ऐसे ही किस्सा था। पाकिस्तान में 14 लोगों ने कहा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कहा है कि डिक्टेटरशिप अच्छी होती है, और 50% लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। श्रीलंका, ये रहा डाटा, देख लेना अच्छे से। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेमोक्रेसी में कम होती है, ठीक है। हम लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हेंस करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हैं। ह्यूमन कैपिटल कहाँ जाता है हमारा, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में चला जाता है, और कुछ घपले में चला जाता है। इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे में कम होती है, पर डिक्टेटरशिप में ज़्यादा होती है, याद रखना। देखो हमारी डेमोक्रेसी एंटरप्रेन्योर बनाने में तुली हुई है लोगों के ऊपर। फ्रीडम इज स्टार्ट द बिजनेस, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज़, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इकोनॉमिक स्टेबल होने के लिए हमारे पास सेंट्रल बैंक बने हुए हैं,
रूल और लॉ हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेंसी है जिसमें हमें जवाब देना पड़ता है सब चीज़ों का। कैसे इंडिकेट करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं। जीडीपी रेट बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, ह्यूमन इंडेक्स बढ़ना चाहिए, प्रॉपर्टी रिड्यूस होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। ये दिखाता है करप्शन को। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंज है। करप्शन बहुत हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी इनसिक्योर होती हैं, इक्वल राइट्स नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहे हैं। देखो हम तो देते हैं कि भाई डाल रहे हैं, जो हम देते हैं ना वो जहाँ तक रिच लोग रहते हैं, रिच लोग और रिच हो जाते हैं, मिडल वाले तो मिडल में रह जाते हैं और पुअर लोग और पुअर हो जाते हैं। ये डायग्राम में दिखाना चाहता है। वही वापस डाल दी मैंने गलती से। इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है हमारा। ये सब चेक एंड बैलेंस में भी हम देख रहे हैं, हम सब चीज़ करके देख रहे हैं। जो भी हमारे इंस्ट्रक्चर फैक्टर सबको देख रहे हैं। पॉलिटिकल फैक्टर क्या कर रहा है, इंटरेस्टेड ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज़, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर देख रहे हैं कि क्या घपला हो रहा है, पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। पॉपुलिज्म मतलब कि शॉर्ट टर्म पॉपुलेटरी इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सच शॉर्ट टर्म सच्ची लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यह कई बार शॉर्ट टर्म भी अच्छी लगती है। इलेक्ट्रोसाइकिल, हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इलेक्शन विन कर सकते हैं, किसको विन कराना चाहिए इलेक्शन। इकोनॉमिक फैक्टर, कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर, टैक्स है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। अनइक्वलिटी में भी हम इकोनॉमिक फैक्टर। पब्लिक स्टैंडिंग, कोई पब्लिक में खड़ा ही नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, डिक्टेटरशिप में हो रही है, पर वो इतनी हो रही है कोई पूछो मत। अनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ, सबको पता है। पॉलिटिकल अनइक्वलिटी, तो पॉलिटिकल अनइक्वलिटी है, बहुत सारी अनइक्वलिटी हैं। सोशली अनइक्वलिटी है, वेट इसके बेसिस पे अनइक्वलिटी है कि ये मोटा है, ये पतला है, वगैरह वगैरह। इन सब के ऊपर ये देखो, वर्ल्ड के 2% हिस्सों के पास इतना सब कुछ है, पर जो 50% है उनके पास सिर्फ एक स्लाइस ऑफ पीस है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अकोमोडेशन करना सोशल डाइवर्सिटी का। देखो प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लॉ, हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि गवर्नमेंट इंश्योर करते हैं कि हमारे लॉ बचे रहें, इक्वलिटी मिले, जस्टिस मिले, सब कुछ अच्छे से हो, है ना। वहीं पे एक तरफ ये तो हो कुछ नॉर्मल चीज़ है। पॉजिटिव आउटकम तो कुछ ज़्यादा ही है। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी, जो पॉजिटिवली हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि सोशल इंश्योरिटी मिलनी चाहिए, सोशल लोगों को तंग ना किया जाए, प्रोटेक्टिंग होनी चाहिए माइनॉरिटी की, है ना। प्रमोट करती है जस्टिस को। और चैलेंजेस क्या है हमारे गवर्नमेंट के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ताकि एक तो देखो पीपल से इंटरेस्ट नहीं लेते गवर्नमेंट जो भी चीज़ कर रही है उसमें। इकोनॉमिक अनइक्वलिटी होती रहती है उसके साथ। इंश्योर नहीं करती कि भाई राइट्स इक्वल हैं या नहीं, पार्टिसिपेशन इक्वल है या नहीं, है ना। पर हमारी गवर्नमेंट जो कर सकते हैं वो कर रही है। अभी फ़िलहाल हमें हेल्प करनी है उनकी, ठीक है। डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, हमारे सिटीजन्स में सबको फ्रीडम अच्छे से मिली हुई है। वही सारी बात लिखी हुई है कि राइट की सिटीजन्स है, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी वगैरह है हमारे पास, है ना। पॉजिटिव आउटकम, हम अपने लिए कॉन्फिडेंट हैं। हमें कॉन्फिडेंट किसे बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, हमें लॉ दे के हमें बताया कि हमारे पास क्या क्या कानून है ना। फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स देखो इंडिकेट करता है कि हम सही हैं या नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हो गई, फ्रीडम इंडेक्स हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गई, ये सब बताती है हम कैसे हैं, ठीक है। और ये कुछ आउटकम्स लिखे पड़े हैं, पॉजिटिव आउटकम्स और डेमोक्रेटिक आउटकम, ठीक है। इन्हें पढ़ लेना, ख़त्म बात यहीं पे चैप्टर फिनिश्ड। कुछ नहीं था इस चैप्टर में, इसीलिए 2 मार्क्स का रहे तुम्हारे पेपर में, 2 से 3 मार्क्स का। जेंडर एंड रिलीजन एंड कास्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझने के लिए। इसमें भी कुछ नहीं है, हलवा ये चैप्टर भी। जेंडर रिलीजन कास्ट, जेंडर को लोग समझते हैं कि अनचेंजेबल है, पर नहीं, जेंडर चेंजेबल है। जेंडर्स हम लोगों ने बनाया है, मेल और फीमेल को हम लोगों ने डिवाइड करा है, पर जो हमारे पास सेक्स है वो चेंजेबल नहीं है। वो बायोलॉजिकली एक्स एक्स रहेगा, वाई वाई रहेगा, वो एक्स वाई और एक्स एक्स रहेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में जेंडर को कैसे डिवाइड किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा
हेरिटिकली करा जाता है डिवाइड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना, इन सब के बेसिस पे किया जाता है। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न भी होता है। देखो मैन जो होता है वो आउटसाइड जाके वर्क कर सकता है, पर ऐसा कहा जाता है कि वुमेन्स को इनसाइड वर्क करना है, घर के अंदर ही वर्क करना है। और मैन कभी भी घर का काम नहीं कर सकता, ऐसा डिवीज़न करी गई है हमारे बीच में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, कि घर का खाना कि मैन नहीं बनाएगा वुमेन बनाएगी, इस तरीके के डिवीज़न को बोलते हैं सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। ये सबसे पहले रूरल एरिया में हम देखते हैं कि मर्दों से ज़्यादा औरतें काम करती हैं, वुमेन वर्क करती हैं। अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता, मतलब हेल्प रख लेते हैं, मेड वगैरह रख लेते हैं। आजकल मैन जो होता है ना, जो भी काम करता है मैन, उसको उसके लिए ज़्यादा पेमेंट मिलती है, पे करा जाता है उसको, पर वुमेन के लिए ऐसा नहीं है। वुमेन को इतना पे नहीं किया जाता, कई बार तो फ्री में काम कराया जाता है। और ये वोट्स होना, फेयर होना, कंसिस्ट करना पब्लिकली, ये सब कहते हैं कि हाँ भाई मैन के लिए सही है, मैन के लिए सही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर इक्वल ही राइट्स दिए गए हैं वुमेन और मेन को। इस वजह से हमारे डिमांड कर सकते हैं, वुमेन्स ने डिमांड भी करी, वोटिंग के राइट्स मांगे, राइट्स मिले उन्हें, एजुकेशन करियर अपॉर्चुनिटी मिली, सब कुछ मिला। हम फेमिनिस्ट मूवमेंट करने पे आ चुके हैं। फेमिनिस्ट मतलब होता है कि वुमेन और मैन इक्वल होते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट जब वुमेन्स इक्वल राइट्स की डिमांड करते हैं, हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। आज हम देख रहे हैं वुमेन साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, लॉयर हैं, टीचर हैं, ये सब डिवीज़न है। वुमेन का पब्लिक लाइफ में ना वेरी हाई पार्टिसिपेशन रहा है पब्लिकली, है ना, मैन का भी रहा है, पर वो आउटसाइड ज़्यादा रहा है। द वुमेन इन इंडिया कंट्री स्टिल बिहाइंड। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी पैट्रियार्कल सोसाइटी चल रही हैं जहाँ पर वुमेन को पीछे रखा जाता है, डिसएडवांटेज भी होते हैं हमें बहुत सारे, डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है बहुत सारा। लिटरेसी रेट बहुत ही कम, ज़्यादा से ज़्यादा कम वुमेन्स पढ़ी हुई होती हैं, इक्वल देन मैन। मैन को लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। लोग चाहते भी हैं कि उनके यहाँ पहले बच्चा हो, लड़का। वुमेन पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन लेजिस्लेटिव में बहुत कम है। ये कुछ तो लॉ ऐसी हैं जो कि अभी पास हुए हैं वुमेन्स के लिए, उससे पहले थे ही नहीं। बहुत ही कम ऐसी वुमेन है जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, सबसे कम। सबसे कम रिलीजन के बेसिस पे हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के लिए। हम सॉल्यूशन का इस चीज़ का फेयर अपॉर्चुनिटी दो वुमेन्स को, बस यही है सॉल्यूशन। पंचायती राज में 1/3 सीट हमने रिजर्व करें किसके लिए, वुमेन्स के लिए, पर वुमेन्स आने नहीं चाहती। डिमांड कुछ बिल हैं जैसे कि वुमेन्स के रिकग्निशंस के लिए, जो कि कुछ अभी पास हुए हैं, कुछ आगे पीछे ही, ठीक है। अब आते हैं रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना। कम्युनलिज्म मतलब एक ही रिलीजन को मानना, उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है। अपना रिलीजन मानना, बाकी सारे रिलीजन को हेट करना, उसे कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं रिलीजन के ऊपर। गांधी जी कहते थे हम रिलीजन को भी ना कभी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर पाएंगे, रिलीजन और पॉलिटिक्स हमेशा साथ ही रहेंगे। मोरली हम मानते हैं पर्टिकुलर दो रिलीजन, हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म भी होते हैं वैसे तो। नाइंसाफ़ी। वुमेन्स के हो या मेंस हो, हर किसी में क्या देखना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो रिलीजन की डिफ्रेंशिएशन देखनी पड़ती है। हम पॉलिटिक्स में देखा तो हम वुमेन्स ज़्यादा नहीं जा पाती, मेंस ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। कम्युनिज्म बताया था मैंने, जब एक इंसान अपने धर्म को छोड़ के बाकी सारे धर्म को छोड़ देता है, उसको बुरा करने लगता है, उसे हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। पीपल जब रिलीजियस ग्रुप बना लेती है पार्टी, तो वो कम्युनल पार्टी बन जाती है। कम्युनल पार्टी जब एक वो रिलीजन के ऊपर ग्रुप बना लेते हैं कि हिंदुइज्म के ऊपर बना लिया, बस खत्म बात, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और जो कुछ फॉलोवर्स होते हैं उस रिलीजन पार्टी के, वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बना रहते हैं,
जो कि फंडामेंटली उन्हीं के पास रहता है, पर ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कि रिलीजन के बेसिस पे हमारे पास गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, जहाँ तक हम देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजन्स के साथ हम एक कम्युनिटी नहीं बना सकते, गवर्नमेंट नहीं बना सकते। इस वजह से जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ऑफिशियल रीज़न नहीं रखती है, और ना ही हमने रखा है, हमारे इंडिया का भी नहीं है। वेरियस फॉर्म्स हमने कम्युनलिज्म की देखी हैं, किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। डायरेक्टली नहीं होता, पर इनडायरेक्टली कोई मेजॉरिटी को सपोर्ट करता है, कोई माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करता है। डिसरिस्पेक्ट होती है माइनॉरिटी की। इसी के लिए हमारे पास सेकुलर स्टेट है, जिसका ना ही कोई, इसीलिए इंडिया में सेकुलर स्टेट बनाई गई थी, क्योंकि हमारे जो कानून बनाने वाले थे, मतलब कि जो हमारे कानून लिख रहे थे, उसको पता था कि इंडिया में ये होगा कि रिलीजन के ऊपर भेदभाव होगा। इस वजह से उन्होंने सेकुलर स्टेट बनाई, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन ना होगा किसी का भी, और ना ही कोई ऑफिशियल लैंग्वेज और रिलीजन को प्रमोट करेगा। उसे हम बोलते हैं सेकुलर स्टेट, और इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट और कंट्री। नो ऑफिशियल लैंग्वेज, अपने पास कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। श्रीलंका का बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान का इस्लाम है, इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी है। हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, हमारा ना ही कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना ही कोई ऑफिशियल रिलीजन है। ठीक है, सेकुलर स्टेट नेसेसरी हैं ताकि हम कम्युनलिज्म को रोक सकें। इसके लिए सेकुलर स्टेट ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं कास्ट और पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी में देखे जाते हैं। कास्ट देखो, हमने अनलाइक जेंडर, रिलीजन, कास्ट की डिवीज़न स्पेसिफिक इंडिया में तो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, और भी कंट्री में देखा, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। सोशल इनइक्वालिटी होती है, सेम डिवीज़न पे, लेबर पे, इसको ज़्यादा पैसे मिलेगा, इसको कम पैसे मिलेगा, इस तरीके की। ये मतलब एक तरीके से पास करते हैं, एक जनरेशन से अपने मतलब अनदर जनरेशन तक हम पास करते रहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें यही करना है, यही हमारा वो है, वगैरह वगैरह। यही हमारे यहाँ चलता आ रहा है, यही हमारे मेंबर्स जो ग्रुप है कास्ट के ऊपर, यही चलता आ रहा है, यही होगा। हमारे कास्ट में मैरिज है, हम इंटर कास्ट मैरिज नहीं करेंगे, और ना ही कभी करनी है। ये सब चीज़ें अभी तक चलती आ रही हैं। कास्ट के बेसिस पर अनइक्वलिटी अभी भी होती आ रही है। इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि हम साथ ही नहीं हैं। ग्रोथ भी, लिटरेसिटी, एजुकेशन रुक रही है वहीं पर। विलेजेस में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है। पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर? पॉलिटिक्स कैन बी सर्वल फॉर्म ऑफ कास्ट, अलग फॉर्म ऑफ कास्ट होती है। कास्ट इज अ ग्रुप टेयर, कोई एक ग्रुप है, कोई एक सब ग्रुप है, कोई एक कास्ट है, उसके ऊपर हम पॉलिटिक्स ले आते हैं। पॉलिटिक्स और कास्ट एक तरीके का ऊपर नीचे वाला पहला होते हैं। कास्ट और कम्युनलिज्म, हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अगर हम कास्ट चुन लेंगे तो कम्युनलिज्म नहीं चुन सकते, कम्युनलिज्म चुन लेंगे तो कास्ट नहीं चुन सकते। ठीक है, इस तरीके से माना जाता है। वैसे तो चुन सकते हैं, अलग बात है। तो डेमोक्रेसी के लिए कास्ट बुरी है या अच्छी है? पॉजिटिव रोल क्या है? डिफरेंट पीपल के हम देख सकते हैं डिमांड क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ पावर कैसे हो रही है, ये सब देख सकते हैं। कास्ट अगर पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड होगी तो हम ओबीसी, दलित लोगों के ऊपर भी फोकस कर पाएंगे ना। कास्ट देखेंगे तो हम लोगों की, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, उनके लिए लॉ बना पाएंगे, उनके लिए हम सब कुछ कर पाएंगे। वहीं पर नेगेटिव रोल देखें तो रिलीजन बीच में आ जाएगा पॉलिटिक्स के। कास्ट डिफाइन डेफिनेशन ऑन वेर इज द हेल्दी। करप्शन सबसे ज़्यादा होता है। पॉवर्टी लाइक डेवलपमेंट अभी तक क्यों है? क्योंकि करप्शन बहुत हो रहा है। इतना करप्शन जितना तुमने देखा भी नहीं होगा सपने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।